भूमंडल ताप वृद्धि, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब होता है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। इसकी परिभाषा क्या है? भूमंडलीय तापमान में वृद्धि केवल मानवीय कारणों से ही नहीं होती है, प्रकृति भी स्वयं पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कभी कभार कर देती है। तो प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय जगत के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। इसके मानवीय पक्षों के बारे में हम आगे समझते हैं। इसके बहुत से पक्ष हैं। सबसे पहले तो पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत सूर्य है ना। पृथ्वी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करती है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सूर्य का जो सौरिक विकिरण पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सूर्यातप, है ना। तो पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। तो लेकिन पृथ्वी सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में वापस भेज देती है। तो सूर्य से जो विकिरण आता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, फिर से बताते हैं। सूर्य से जो विकिरण आता है उसे हम सौरिक विकिरण कहते हैं। और पृथ्वी जब गर्म होकर धधकती है और जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण, है ना। तो पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, परंतु पृथ्वी सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को या सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पार्थिव विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में वापस भेज देती है। परंतु इस प्रक्रिया में वायुमंडल द्वारा पार्थिव विकिरण का एक निश्चित भाग अवशोषित कर लिया जाता है। जब पार्थिव विकिरण पृथ्वी से बाहर निकलता है, ऊष्मा के रूप में निकलता है, वो प्रकाश के रूप में नहीं निकलता है। सौरिक विकिरण किस रूप में आता है? प्रकाश के रूप में आता है। लेकिन पार्थिव विकिरण प्रकाश के रूप में नहीं जाता है, ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है धीरे धीरे। तो इस प्रक्रिया में जो वायुमंडल होता है, पृथ्वी की चारों तरफ का वायुमंडल, वो पार्थिव विकिरण की एक निश्चित मात्रा को, एक निश्चित अंश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, एक निश्चित अंश को अवशोषित कर लेता है और इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन को धारण करने लायक तापमान बना रहता है ना। वायुमंडल पार्थिव विकिरण के एक निश्चित मात्रा को जो अवशोषित करता है, उसी के चलते पृथ्वी पर जीवन को धारण करने के लिए आवश्यक तापमान पृथ्वी पर बना रहता है। और यही पृथ्वी का औसत तापमान होता है ना। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है। जो बातें बोल रहा हूं सब लिखना है। तो वायुमंडल पार्थिव विकिरण को कैसे अवशोषित कर लेता है? वायुमंडल में कुछ गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल द्वारा पार्थिव विकिरण के अवशोषण की प्रक्रिया में भाग लेने वाली गैसें क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। मतलब वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और इन गैसों को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता आपको फिर से ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाने की जरूरत है, ये तो जीएस की विषय वस्तु होगी, मैं बता चुका हूँ। ग्रीन हाउस ध्रुवीय क्षेत्रों में जो देश स्थित है बहुत ठंडी होती है, तो सब्जियों को या फलों को उगाने के लिए शीशे का घर बना लिया जाता है। शीशे के घर में सौरिक विकिरण तो घुस जाता है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण है शीशे के चारों तरफ निकल नहीं पाता, उसी में बंद हो जाता है। उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कुछ खास गैसें होती हैं, उसके चलते वायुमंडल भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इसलिए इन खास गैसों को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, है ना। तो इन ग्रीन हाउस गैसों के चलते ही पृथ्वी पर औसत तापमान बना रहता है ना, और पृथ्वी बहुत ठंडी नहीं हो पाती है। तो पृथ्वी वायुमंडल में वो गैसें जो पार्थिव की विकिरण को अवशोषित करती हैं, है ना, तो अवशोषित करके फिर से पृथ्वी की ओर भेज देती हैं। यानी इन गैसों के, ग्रीन हाउस गैसों के चलते ही वायुमंडल पार्थिव विकिरण को अवशोषित करता है और फिर से पृथ्वी की ओर भेज देता है, मतलब पुनर्विकिरित कर देता है पृथ्वी की ओर, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता, वरना पूरा पार्थिव विकिरण निकलकर अंतरिक्ष में चला जाता तो पृथ्वी रात में इतनी ठंडी हो जाती कि सारे प्राणी यहीं पे खत्म हो जाते। ठीक है, इसलिए जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं पृथ्वी के लिए कंबल का काम करती हैं। ग्रीन हाउस जो गैसें हैं पृथ्वी के लिए कंबल का काम करती हैं और इसी कंबल के चलते पृथ्वी का औसत तापमान
बना रहता है। यदि ये ग्रीन हाउस गैसें अर्थात कंबल नहीं होता तो पार्थिव विकिरण के द्वारा पृथ्वी रात में अत्यधिक ठंडी हो जाती। तो इस कंबल के चलते ही पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। यानी ग्रीन हाउस गैसों को लोग आमतौर पर खतरनाक मानते हैं, नहीं। ग्रीन हाउस गैस क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है प्राकृतिक रूप से? 0.03%। यानी ये 0.03% मात्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड की है, ये हमारे जीवन को धारण करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की ना हो वायुमंडल में तो पता है पृथ्वी एकदम बर्फीली होती। यानी इसी मात्रा के चलते पृथ्वी इतनी गर्म रहती है कि हम जमते नहीं है, वरना जमकर अकड़ जाते एकदम से। तो आमतौर पे लोग ग्रीन हाउस गैसों को खतरनाक मानते हैं। नहीं, ग्रीन हाउस गैसें खतरनाक नहीं होती हैं, है ना। तो इससे क्या है, पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है ना। अब यदि पृथ्वी की इस औसत तापमान में कमी आती है तो पृथ्वी पर हिमयुग का आगमन हो जाएगा। इस औसत तापमान में यदि कमी आ जाए किन्हीं कारणों से तो हिमयुग का आगमन हो जाएगा और चारों तरफ बर्फ की चादरों का विकास हो जाएगा पृथ्वी पर। और अगर इस औसत तापमान में वृद्धि होती है तो भूमंडलीय ऊष्मन का खतरा उत्पन्न हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न हो जाता है ना। पृथ्वी पर जीवन को धारण करने वाली जो परिस्थितियां है ना, उनमें से एक तापमान भी है। तो हमारी पृथ्वी पर जीवन को धारण करने वाली परिस्थितियां एक नाजुक संतुलन पर टिकी हैं। यानी तराजू का पलड़ा, कोई भी पलड़ा अगर दाएं बाएं ज्यादा झुकता है तो पृथ्वी पर जीवन को धारण करने वाली परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं। तो यदि ये तापमान, औसत तापमान घटेगा तो चारों तरफ हिम की चादरों का विकास हो जाएगा, और अगर ये तापमान बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता हुआ सांद्रण है। सांद्रण मतलब उनका घनत्व जो बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसें अकेले नहीं जिम्मेदारी है, लेकिन हम कह रहे हैं दूध फायदेमंद है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा दूध पिला दिया जाए तो मौत भी हो सकती है। कोई भी चीज की अधिकता खतरनाक होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते सांद्रण के द्वारा वायुमंडल की रासायनिक संरचना में परिवर्तन का होना है। वायुमंडल की रासायनिक संरचना में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। इसे हम कहते हैं, जो अलग अलग गैसों का जो प्रतिशत है ना वायुमंडल में, उसे हम कहते हैं वायुमंडल की रासायनिक संरचना या गैसीय संगठन वायुमंडल का। तो वायुमंडल की गैसीय संगठन या रासायनिक संरचना में बदलाव नहीं होना चाहिए। जब ग्रीन हाउस गैसों का सांद्रण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वायुमंडल की गैसीय संगठन अथवा रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, और यही ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? जलवाष्प। जलवाष्प स्वयं में एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि समुद्र की सतह से दिन रात उड़ता रहता है। धूप निकलती है, समुद्र की सतह से दिन रात जलवाष्प आ रहा है, यानी जलवाष्प स्वयं में एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड CH4 मतलब मीथेन। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ना और भूमंडलीय ऊष्मन, उनमें प्रत्यक्ष संबंध है ना। अगर भूमंडलीय ऊष्मन बढ़ रहा है तो इसका सबसे प्रमुख कारक कौन सा होता है? CO2 की मात्रा का बढ़ना। मतलब अगर CO2 की मात्रा थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो भूमंडलीय ऊष्मन में तेजी से वृद्धि आ जाएगी। इसलिए हमने लिखा है CO2 की मात्रा का बढ़ना और भूमंडलीय ऊष्मन में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, सीधा संबंध होता है ना। भूमंडलीय ऊष्मन के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक कारण, यानी भूमंडलीय ऊष्मन के लिए जिम्मेदार कारणों को दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक कारक, मानव जनित कारक। पहले हम प्राकृतिक कारक देख लेते हैं। हम अब तक यही पढ़ते हैं अखबार पत्रिका में जो मानव जनित कारण है, यानी अंतरराष्ट्रीय जगत में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के खतरे के प्रति जो हो हल्ला हो रहा है अंतरराष्ट्रीय जगत में, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय जगत में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के खतरे के प्रति जो हो हल्ला हो रहा है वो इसको लेकर है। इस पर कोई चर्चा नहीं है, प्राकृतिक कारणों पर। क्यों? क्योंकि प्रकृति खुद को संतुलित करना जानती है। यदि प्रकृति में प्राकृतिक कारणों से कोई बदलाव होता है तो प्रकृति उसे आत्मसात कर लेती है और अंततः संतुलन स्थापित हो जाता है।
वास्तव में जो खतरा उत्पन्न होता है इनके चलते होता है, इन महोदय के चलते, है ना, क्योंकि इनके पास प्रौद्योगिकी है, भारी और कुशल प्रौद्योगिकी से लैस है ये। तो प्राकृतिक कारण, मनुष्य के अलावा दूसरा कोई भी जीव प्रकृति में धुआं या कार्बन नहीं छोड़ सकता है, ये काम केवल मानव ही कर सकता है। तो पहले प्राकृतिक कारण देख लेते हैं। CO2 हम प्राकृतिक कारण कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के प्राकृतिक कारण, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के इसमें ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वायुमंडल में चला जाता है। इसी तरह जब ध्रुवीय बर्फ पिघलती है, जब ध्रुवीय बर्फ किन्हीं कारणों से या ज्यादा गर्मी पड़ने से जब ध्रुवीय बर्फ पिघलती है तो ध्रुवीय बर्फ में क्या दबा होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दबी रहती है ना। तो ध्रुवीय बर्फ पिघलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, ठीक है। अल नीनो का प्रभाव, अल नीनो के प्रभाव के चलते भी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है। मतलब अल नीनो एक मौसमी परिस्थिति होती है, थोड़ा सा यहाँ समझा दें। अल नीनो क्या होती है, एक मौसमी परिस्थिति होती है। कैसी मौसमी परिस्थिति होती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में जो समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है, नहीं ठंडी जलधारा है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर हम्बोल्ट नामक या पेरू की ठंडी जलधारा भी बोलते हैं। आमतौर पर वहाँ पेरू की ठंडी जलधारा पाई जाती है, जो कि विश्व ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ ऐसे प्रवाहित होती है विषुवत रेखा तक, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो लेकिन 10 से 12 सालों के अंतराल पर पेरू की ठंडी जलधारा अचानक गर्म हो जाती है। कभी कभी पेरू की ठंडी जलधारा जब गर्म हो जाती है तो उसे हम नाम देते हैं अल नीनो। ऐसा अक्सर दिसंबर के महीने में होता है, ठीक है। दिसंबर के महीने में कभी कभी अल नीनो की गर्म जलधारा पेरू की ठंडी जलधारा को प्रतिस्थापित कर देती है, और जब अल नीनो नामक मौसमी परिस्थिति का प्रादुर्भाव होता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। तो उसका एक प्रभाव यह भी पड़ता है कि जब अल नीनो की मौसमी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट, CH4 यानी मीथेन में वृद्धि का प्राकृतिक कारण है। ग्लेशियरों के पिघलने से, हमने बताया ना, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, क्योंकि ग्लेशियर में CO2 और CH4 दबा रहता है। तो जब ग्लेशियर पिघलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन भी मुक्त हो जाता है। आर्द्र भूमि, दुनिया में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, जैसे चिल्का झील, जहां भी जल का जमाव है, चिल्का झील, राजस्थान में कौन सा है, जहाँ पे साइबेरियन सारस आते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, साइबेरियन सारस क्या बोलते हैं उसे, राजस्थान में है भाई, आर्द्र भूमि है, बहुत फेमस है। अब इसमें मुझे याद ही नहीं आ रहा, भरतपुर के आसपास है, आप जानते होंगे। तो जैसे चिल्का झील भरतपुर के आसपास जो झील है, रामसर संधि में शामिल है वो भी। और इसके अलावा जैसे डेल्टा वाले क्षेत्र हो गए ना, डेल्टा वाले क्षेत्र हो गए, जैसे सुंदरबन डेल्टा, यानी जितने भी दलदली और झील वाले क्षेत्र होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि जैविक विविधता की दृष्टि से बहुत समृद्ध होते हैं आर्द्र भूमि, क्योंकि यहाँ पे जैविक विविधता ज्यादा पाई जाती है। लेकिन वो तो दूसरी बात हो गई। तो जितनी भी आर्द्र भूमियां होती है ना, वहां से ना मीथेन हमेशा निकलता रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि आर्द्र भूमियों में वनस्पति होते हैं और हमेशा सड़ते रहते हैं, तो वनस्पतियों के सड़ने से वहां से मीथेन निकलता है। इसी तरह जो बांध होते हैं, विशाल बांध, बड़े बड़े बांध, वो भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, वहां से भी मीथेन निकलता रहता है, बांधों से भी। इसी तरह धान के खेत भी आर्द्र भूमि का काम करते हैं, धान के खेतों से भी मीथेन हमेशा निकलता रहता है। तेल कुओं और कोयला खदानों से भी मीथेन निकलता रहता है। ये सब क्या है, प्राकृतिक कारण है। कोयला खदान क्या मानव ने थोड़ी बनाए हैं, कोयला तो वहाँ हमेशा दबा हुआ रहता है। दावानल, जंगल में जब आग लगती है तो फिर वायुमंडल में मीथेन निकलता है। समुद्री गैस हाइड्रेट, समुद्र में एक बर्फीली गैस पाई जाती है ना, उससे भी मीथेन निकलता है, यानी ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है ये समुद्री गैस हाइड्रेट। दीमकों द्वारा जब लकड़ी का पाचन किया जाता है तो उनके आंत से भी मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकलता है दीमकों के पेट से। और दीमक एक दो तो है नहीं, पृथ्वी पर अरबों खरबों की संख्या में हर जगह दीमक है, जहाँ लकड़ी है वहाँ दीमक है। तो ये है CO2 में वृद्धि के प्राकृतिक कारण, CH4 में वृद्धि का प्राकृतिक कारण, है ना, ये हो गया प्राकृतिक कारण। परंतु वायुमंडल की गैसीय संगठन में प्राकृतिक कारणों से यदि कोई बदलाव होता है तो प्रकृति उसे आत्मसात कर लेती है ना।
परंतु वायुमंडल के गैसीय संगठन में प्राकृतिक कारणों से यदि कोई बदलाव होता है, ये कोई परिवर्तन होता है, तो प्रकृति उसे आत्मसात कर लेती है। यानी प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल के गैसीय संगठन में अगर कोई परिवर्तन आता है तो प्रकृति उसे आत्मसात कर लेती है। प्रकृति में अनेक सकारात्मक और नकारात्मक फीडबैक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। प्रकृति में संतुलन स्थापित करने के लिए कैसे प्रकृति आत्मसात कर लेती है? अगर प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल के गैसीय संगठन अथवा रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन होता है तो प्रकृति उसे आत्मसात कर लेती है। कैसे? प्रकृति में अनेक सकारात्मक और नकारात्मक फीडबैक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। एक मिनट। तो प्रकृति अपने आप को संतुलित करना जानती है और इसके लिए प्रकृति में अनेक सकारात्मक और नकारात्मक फीडबैक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। प्रकृति के अंतर्गत कुछ स्व तीव्र कारक की प्रक्रियाएं चलती हैं। यानी प्रकृति में कुछ प्रक्रियाएं स्व तीव्र कारक की तरह कार्य करती हैं, जिससे भूमंडलीय ऊष्मन बढ़ता है। प्रकृति में कुछ प्रक्रियाएं स्व तीव्र कारक मतलब दर बढ़ा देना, स्व तीव्र कारक की तरह काम करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ये स्व तीव्र यानी अपने से बढ़ने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे अगर भूमंडलीय ताप बढ़ता है थोड़ा बहुत, है ना, तो भूमंडलीय ताप के बढ़ने से क्या होगा? समुद्र में वाष्पीकरण अधिक होगा। भूमंडलीय ताप बढ़ने से समुद्र में क्या होगा? या जल का वाष्पीकरण अधिक होगा। समुद्र का वाष्पीकरण अधिक होने से वायुमंडल में क्या है? वाष्प की मात्रा में वृद्धि होगी। वाष्पीकरण अधिक होने से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा काफी बढ़ जाएगी। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो वायुमंडल को क्या मिलेगा? क्योंकि जब जलवाष्प पहुंच गया तो बादल के रूप में बरसेगा भी तो, और जब बादल बरस जाता है तो उसकी ऊष्मा कहाँ चली गई? इसको कहते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा, अंतरिक्ष में ही रह जाती है, वायुमंडल में ही रह जाती है। तो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होने से भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने से समुद्री जल का वाष्पीकरण अधिक होगा, जिससे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी। जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो वायुमंडल में संघनन की गुप्त ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी। वायुमंडल में संघनन की गुप्त ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी तो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाएगी। वायुमंडलीय तापमान में और जब वृद्धि होगी तो बर्फ की चादरें पिघलने लगेंगी। अंटार्कटिका में जो बर्फ की चादरें हैं ना बड़ी बड़ी, और पहाड़ों पे जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो बर्फ की चादरों में पिघलाव शुरू हो जाएगा। जब बर्फ की चादरें पिघलेंगी तो CO2 और CH4 अधिक मात्रा मुक्त होगा, क्योंकि बर्फ की चादरों में CO2 और मीथेन दबा रहता है। तो बर्फ जब पिघलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मुक्त होकर वायुमंडल में आ जाएगा, है ना। साथ ही CO2 और मीथेन वायुमंडल में चला आया अधिक मात्रा में, और साथ ही जब बर्फ होता है ना तो बर्फ इतना चिकना होता है कि सौरिक विकिरण का परावर्तन कर देगा। पृथ्वी पर जितना ही ज्यादा बर्फ की चादरें होंगी, चाहे अंटार्कटिका के रूप में चाहे ग्लेशियरों के रूप में जो कि पहाड़ों पाए जाते हैं, जितनी ही ज्यादा बर्फ की चादरें होंगी तो सौरिक विकिरण का परावर्तन हो जाता है, नहीं टकरा के वापस चली जाती है। क्यों? क्योंकि बर्फ की सतह बहुत ही चमकीली होती है, चिकनी होती है। जब ये बर्फ पिघल जाएंगे तो पृथ्वी द्वारा सौरिक विकिरण का अवशोषण अधिक होता है। बर्फ पिघलने से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मुक्त होकर वायुमंडल में चला गया, दूसरे सौरिक विकिरण का अवशोषण भी बर्फ पिघलने से अधिक होगा। इन सभी कारणों से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होने लगती है। इसी को उन्होंने कहा प्रकृति में स्व तीव्र कारक काम करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। अब नकारात्मक फीडबैक देखते हैं। ये तो था सकारात्मक फीडबैक। नकारात्मक फीडबैक, परंतु पृथ्वी एक स्वनियामक तंत्र की भांति काम करती है, अर्थात पृथ्वी खुद को संतुलित करना जानती है। यदि प्रकृति में बाहरी प्राकृतिक कारणों से कोई फेरबदल होता है तो प्रकृति उसे संतुलित कर देती है। अर्थात यदि प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल के गैसीय संगठन में कोई बदलाव आता है तो प्रकृति उसे संतुलित कर लेती है, जिससे वायुमंडल का तापमान संतुलित हो जाता है। कैसे? भूमंडलीय ऊष्मन में जब वृद्धि होने लगती है, हमने कहा ना लास्ट में इसका परिणाम क्या है? भूमंडलीय ऊष्मन में और ज्यादा वृद्धि। जैसे भूमंडलीय ऊष्मन में वृद्धि होगी तो समुद्री शैवाल, जिसे हम प्लैंकटन कहते हैं, जितनी वनस्पति महाद्वीपों पर है ना उतना ही समुद्रों में भी है। समुद्रों में विशाल मात्रा में चारों तरफ शैवाल पाए जाते हैं, और कोई भी वनस्पति क्या करती है?
प्रकाश संश्लेषण करती है। वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है। यानी वनस्पतियां क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर देती हैं, किसमें? बायोमास में, जिसको हम कहते हैं जैविक भार, जैव भार में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे लकड़ी का लट्ठा क्या है? जैव भार है। भूसा क्या है? जैव भार है। यानी वनस्पतियों का ही तो उत्पाद है ना ये सब कुछ। तो वनस्पतियां क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करती हैं बायोमास में, बायोमास ऊर्जा में बदल देती हैं वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जैसे ही भूमंडलीय ऊष्मन में वृद्धि होगी, क्योंकि भूमंडलीय ऊष्मन में वृद्धि का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, इसीलिए तो भूमंडलीय ऊष्मन में वृद्धि हुई है ना। तो जैसे ही भूमंडलीय ऊष्मन वृद्धि होगी, समुद्री शैवालों और वनस्पतियों की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि भूमंडलीय ऊष्मन में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने से होती है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए समुद्री शैवालों और वनस्पतियों में वृद्धि होने लगती है, ताकि प्रकृति जानबूझकर समुद्री शैवालों और वनस्पतियों में वृद्धि करती है ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकें और अवशोषित करके उसे बायोमास ऊर्जा में बदल सके। तो जब वनस्पतियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बढ़ जाएगा, वनस्पतियां बढ़ गई तो अवशोषण बढ़ गया तो वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में कमी आने लगती है। इससे भूमंडलीय तापमान में संतुलन बना रहता है और तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो पाती। यानी प्राकृतिक कारणों से जो परिवर्तन होता है उसे प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक फीडबैक प्रक्रियाओं से संतुलित कर लेती है ना। चूंकि प्रकृति में नकारात्मक और सकारात्मक फीडबैक प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं, यही कारण है कि पृथ्वी का तापमान न तो बहुत ज्यादा घटता है और न ही बहुत ज्यादा बढ़ता है, और भूमंडलीय तापमान में संतुलन यानी भूमंडलीय तापमान संतुलित बना रहता है। ये तो हो गया प्राकृतिक कारक। इसके बाद मानव जनित कारक का पढ़ेंगे। भूमंडलीय ताप वृद्धि के मानव जनित कारक और उससे उत्पन्न प्रभाव। भूमंडलीय ताप वृद्धि के प्रभाव तो हमेशा आप IPCC के रिपोर्ट में इधर उधर पढ़ते ही रहे हैं। बहुत भयंकर प्रभाव उसका बताया जाता है, जो कि ज्यादातर आप GS के लिहाज से पढ़ते हैं। प्रभाव GS के लिहाज से ही पढ़ा जाता है। तो अगला वीडियो होगा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भूमंडल के औसत तापमान में वृद्धि का खतरा और उससे हमारे उससे पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ेगा जीवधारियों पर, वो अगले वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।